कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो अभी जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है संघ और इसका क्षेत्र। संघ और इसका क्षेत्र, वो चैप्टर अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है संघ और इसके क्षेत्र। ये संविधान के भाग 1 में उल्लेख किया गया। ये जो संघ और इसके क्षेत्र की चर्चा किया गया है, वह संविधान के भाग 1 में चर्चा किया गया। भाग 1 में चर्चा किया गया। और जो भाग 1 में चर्चा किया गया है, तो ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, अनुच्छेद यानी भाग 1 का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ये जो चैप्टर की चर्चा किया गया है, वह चैप्टर भाग 1 का पहला भाग है। अनुच्छेद 1 से शुरू किया जा रहा है, अनुच्छेद 1 से 4 तक चर्चा किया गया है। अब इसमें क्या चर्चा किया गया है, तो सबसे पहला समझना होगा कि राज्य क्या होता है। सबसे पहले क्या समझना होगा कि राज्य क्या होता है। राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य क्या है। तो बोला गया राज्य का अर्थ यह है कि जिसके पास अपना कोई क्षेत्र हो। राज्य हम उसी को कहेंगे जिसके पास अपना कोई क्षेत्र हो, अपना कोई संविधान हो, अपना कोई संविधान हो, अर्थात अपना कोई विधान हो, अपना कोई तरीका हो, और इसके अलावा अपना एक जनसंख्या होनी चाहिए, एक जनसंख्या हो। उसी को क्या बोला जाएगा, राज्य बोलेंगे। तो क्या भारत को राज्य नहीं कहा जा सकता? हाँ, भारत को भी राज्य कहा जा सकता है, कारण कि भारत भी एक राज्य ही है, क्योंकि इसके पास अपना क्षेत्र है, अपना संविधान है, अपना एक जनसंख्या है। इसलिए भारत क्या है, तो एक राज्य है। भारत क्या है, एक राज्य है। भारत क्या है, एक राज्य है। यानी भारत भी क्या है, एक राज्य है। तो जिसके पास अपना क्षेत्र हो, अपनी जनसंख्या हो, अपनी संविधान हो, तो उसको क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। अब इसमें चर्चा करेंगे, सबसे पहला नंबर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया वो समझते हैं। हमारा जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत जो है वह भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है वह राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ के मतलब पहले समझ जाते कि संघ किसको कहते हैं। तो संघ का मतलब वही हुआ कि यह एक संगठन है जिसमें कोई आके जुट सकता है, मतलब मिल सकता है, लेकिन टूट नहीं सकता, मतलब अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य आके भारत में मिल सकता है, लेकिन भारत का कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो संघ का मतलब वही हुआ, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अब समझते हैं, भारत जो है वह राज्यों का संघ है। इसे निम्न शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, निम्न शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। भारत को दो तरीका से दर्शाया गया, यानी दो रूप में बता सकते हैं। एक बोला गया देश का नाम, देश का नाम। तो हमारे संविधान में
भारत को केवल दो ही नाम से जाना जाता है। भारत को दो ही नाम से जाना जाता है। एक परंपरागत पुराने जमाने से यानी पुराने समय से जो चलते आ रहा है वो नाम। तो भारत जो है वह पुराने समय से ये नाम चलते आ रहा है। भारत क्या है, ये पुराने समय से नाम चलते आ रहा है। और एक नया नाम दिया गया, नया नाम के रूप में इसका नाम रखा गया इंडिया। इसका नाम क्या है, इंडिया। बस संविधान में यही दो नाम की चर्चा किया गया है। संविधान में यही दो नाम की चर्चा किया गया है। संविधान में केवल दो ही नाम की चर्चा किया गया है, भारत, एक पहला भारत और दूसरा इंडिया। भारत और इंडिया। अब अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक राज्य का क्षेत्र, एक राज्य का क्षेत्र, दूसरा केंद्र का क्षेत्र, केंद्र का क्षेत्र। एक राज्य का क्षेत्र या केंद्र, यानी राज्य का क्षेत्र हो गया एक, दूसरा केंद्र। केंद्र को और बोल सकते हैं संघ का क्षेत्र, संघ का क्षेत्र यानी केंद्र। भारत क्या एक संघीय राज्य है, मतलब यहाँ राज्य आके मिल सकता है। और तीसरा बोला गया है कि वैसी क्षेत्र, वैसी क्षेत्र जो अभी स्वतंत्र है वो आगे चल के भारत में मिलेगा या भारत में मिलाया जाएगा तो वो क्षेत्र हो गया। मतलब ऐसे क्षेत्र जिन्हें आगे चल के भारत के द्वारा अधिगृहित यानी संविधान में मिलाया जाएगा, संविधान में मिलाया जाएगा यानी भारत में मिलाया जाएगा। अधिकृत क्षेत्र, अधिकृत क्षेत्र। भारत के क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक राज्य का क्षेत्र होगा, दूसरा केंद्र का क्षेत्र होगा, तीसरा अधिकृत क्षेत्र होगा। अधिकृत क्षेत्र मतलब समझ गए कि वैसी क्षेत्र जो अभी अधिगृहित किया जाएगा, मतलब आगे चल के उसको अधिगृहित किया जाएगा। अधिकृत मतलब आपस में मिलाया जाएगा, भारत में मिला लिया जाएगा। तो वैसे क्षेत्र यानी भारत सरकार के द्वारा जो मिलाया जाएगा उसी को क्या बोला गया, अधिगृहित क्षेत्र। तो ये बोला गया अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 यही था। अनुच्छेद 1 के अनुसार फिर से दोहरा लेते। अनुच्छेद 1 में बोला गया भारत जो है वह राज्यों का संघ है। भारत जो है वह राज्यों का संघ है। भारत के नाम से यानी देश के नाम से जाना जाता है, एक राज्य पद्धति के द्वारा। ये राज्य पद्धति के द्वारा ये देश के नाम के अनुसार हुआ और दूसरा जो नाम हुआ वह राज्य पद्धति के द्वारा, पद्धति के द्वारा, राज्य पद्धति के द्वारा। राज्य का क्षेत्र होगा, केंद्र का क्षेत्र होगा और अधिगृहित क्षेत्र होगा। ये हुआ अनुच्छेद 1। अब अगला जो चर्चा करेंगे वह अनुच्छेद 2 की चर्चा करेंगे। सबसे पहले राज्य के बारे में समझ गए। राज्य क्या है, राज्य उससे कहा जाएगा जिसके पास अपना क्षेत्र हो, अपना संविधान और अपनी एक जनसंख्या हो, तो उसी को क्या बोला जाएगा, राज्य बोला जाएगा। अब अगला जो चर्चा करने जा रहे हैं वह अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या बोला गया, भारत जो है वह राज्यों का संघ है। अब क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है, भारत जो है वह राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार। अब अनुच्छेद 2 समझते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया वो समझते हैं। अनुच्छेद 2 में संसद को यह अधिकार दिया गया, संसद को यह अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया,
विधि के द्वारा या निबंधनों के द्वारा या कोई शर्त पे या जो संसद को ठीक लगे संघ नए राज्य की प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। संघ में नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं, नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 में ये किसको शक्ति मिला है? तो ये शक्ति केवल संसद के पास है। अब संसद के जो भी प्रतिनिधि होंगे वो अपना एक विशेष विधि के द्वारा कोई भी निबंधन हो, कोई भी शर्त हो या उसे जो ठीक लगे उसके अनुसार नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश इसमें बोला गया है। नए राज्यों का प्रवेश अर्थात आप समझते हैं कि मान लिया जाए कोई राज्य को या कोई अन्य देश के कोई क्षेत्र को हमने संविधान के द्वारा अधिकृत किया गया, तो अधिकृत किया गया तो नया है। अब जब नया है तो उसको संसद अब उसे जो ठीक लगेगा उसके हिसाब से अब उसको भारत में मिला लिया जाएगा। अनुच्छेद 2 में संसद को 2 अधिकार दिया गया है। संसद को कितने अधिकार दिया गया है? 2 अधिकार दिया गया है। संसद को 2 अधिकार दिया गया है। अब संसद को 2 अधिकार क्या दिया गया है? पहला बोला गया है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल किया करे। संसद को 2 काम दिए, यानी अनुच्छेद 2 में संसद को 2 कार्य दिया गया। नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें जो पहले से अस्तित्व में हो, जो पहले से अस्तित्व में हो। और दूसरा बोला गया नए राज्यों का गठन करें, नए राज्यों का गठन करें जो पहले से अस्तित्व में नहीं हो, पहले से अस्तित्व में नहीं हो, तो उसके लिए नए राज्यों का गठन करना है। नए राज्यों का एक प्रवेश हुआ और नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन अर्थात अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को किसको मिला है कार्य? संसद को 2 काम मिला है। एक नए राज्यों का प्रवेश कराना है जो पहले से अस्तित्व में है। पहले से अस्तित्व मतलब पहले मालूम है, पहले भारत में है, लेकिन हो सकता है कि उसको आपस में मिलाया जाएगा। पहले से अस्तित्व में है मतलब उसके बारे में पहले से जानकारी है। और दूसरा नए राज्यों का गठन किया जाएगा, नए राज्यों का गठन किया जाएगा जो अस्तित्व में नहीं है। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यही बताया गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि, किसको अधिकार मिला है? संसद को यह अधिकार दिया गया है कि भारत के किसी भी राज्यों को उसके क्षेत्र को हटाकर, मतलब जो क्षेत्र है उसको हटाकर या किसी क्षेत्र को मिलाकर, किसी क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जाए, नए राज्यों का निर्माण किया जाए तथा राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन किया जाए। इसमें बताया गया है राज्यों की सीमा या राज्यों की नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन
या राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन या राज्यों के नाम में परिवर्तन। अब किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग किया जाएगा या उसमें मिलाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है वो समझते हैं। अब उसके लिए कौन सी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, लेकिन इसके लिए संसद के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। संसद के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा वो प्रस्ताव, और जब वो प्रस्ताव पेश होगा तो उसको भेजेगा राष्ट्रपति के पास कि हमने इस राज्य की सीमा में ये परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब ये क्षेत्र को हम उस राज्य को दे रहे हैं और ये क्षेत्र को हम इस राज्य में मिला रहे हैं। तो उसके लिए पहले संसद में एक प्रस्ताव रखा जाएगा, जब संसद से पास किया जाएगा तो उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। फिर राष्ट्रपति उस जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, नाम में परिवर्तन हो रहा है, उसे उस विधान यानी राज्य के विधानसभा में भेजा जाएगा, विधानसभा में भेजा जाएगा। और राज्य चाहे या ना चाहे, मतलब हम संसद के द्वारा पेश कर दिया गया, और जब संसद के द्वारा पेश किया गया तो राज्य का नाम हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो परिवर्तन कर रहे हैं तो राज्य का इच्छा हो या ना हो, राज्य की इच्छा हो या ना हो, उसे वापस विधानसभा के द्वारा संसद में भेजा जाएगा, और संसद यानी राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति फिर संसद में लाया जाएगा, और संसद में वो फिर प्रस्ताव को पास किया जाएगा, और जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो फिर उस क्षेत्र की नाम में परिवर्तन आ जाएगा, सीमा में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 3 को ही कहा गया है, यह एक ऐसी अनुच्छेद है जिसके अनुसार भारत एक विभाज्य राज्यों का, भारत जो है, भारत एक विभाज्य राज्यों का अविभाज्य राज्य है। भारत जो है वह विभाज्य राज्यों का एक अविभाज्य राज्य है। इसका मतलब समझते हैं, भारत अर्थात संविधान या संसद, यानी भारत के द्वारा किसी भी राज्य को क्षेत्र में, स्थान में, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन राज्य के पास ये पावर नहीं दिया गया कि वो राज्य भारत से अलग हो जाए, वो राज्य भारत से अलग हो जाए। तो इसीलिए बोला गया है कि भारत जो है एक विभाज्य राज्यों का, मतलब भारत जो है किसी को विभाज्य कर सकता है, अलग कर सकता है, टुकड़ा में बांट सकता है, लेकिन राज्यों का वो विभाज्य राज्य है, मतलब राज्य अपना मन से अलग नहीं हो सकता है। इससे पहले भी देखे थे, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, तो संसद के द्वारा प्रस्ताव लाया गया, उसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति विधानसभा में भेजा गया, और विधानसभा पुनः फिर राष्ट्रपति को भेजा गया, राष्ट्रपति फिर यानी संसद के पास आया, और जब बिल पास कर दिया गया, प्रस्ताव पास हो गया, किसी भी सीमा में परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन उसमें एक दिया गया था, एक वाक्य बोला गया था कि राज्य के पास कोई पावर नहीं कि वो प्रस्ताव को रोके या उसे कोई परिवर्तन करे, राज्य के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। जो भारत चाहेगा वही होगा, जो केंद्र चाहेगा वही होगा। जबकि दूसरी तरफ देखते हैं, अमेरिका के बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका जो है,
अमेरिका के बोला जाता है कि अमेरिका एक अविभाज्य राज्यों का, अमेरिका जो है एक अविभाज्य राज्यों का, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य राज्य है। राज्य है। भारत की तरह अमेरिका नहीं है। भारत चाहेगा तो कोई भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकते, लेकिन वही अमेरिका चाह के भी वहाँ के किसी भी राज्य की ना तो सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, जब तक वहाँ के विधानसभा जब तक हाँ ना भरे। मतलब विधानसभा जब हाँ करेगा कि हाँ परिवर्तन किया जाए, चेंज किया जाए, तभी किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। यानी विधानसभा से अनुमति लेना अनिवार्य हो जाता है, जबकि भारत को विधानसभा से अनुमति लेने की कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ जानकारी देना है कि हम आपके क्षेत्र में आपके नाम में परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए भारत के पास कहा जाता है कि एकल नागरिकता है। भारत के नागरिकों के पास एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। और वही अमेरिका के बारे में बोला जाता है, यानी अमेरिका के पास दोहरी नागरिकता है। नागरिकता मतलब राज्य के लिए अलग नागरिकता, केंद्र के लिए अलग नागरिकता की चर्चा किया गया। अब कुछ और देखते हैं। जब राज्यों का परिवर्तन हो रहा था अब आगे देखते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज यहाँ से चले गए, अर्थात उन्हें भगा दिया गया। जब अंग्रेजों को भगाया गया तो आपस में कुल अलग अलग देशी रियासतों में बटे हुए थे, तो उनको अब एकजुट करना, एक भारत बनाना था, एक भारत बनाना था। लेकिन जैसे ही हमें आज़ादी मिला, वैसे ही अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग तरीका से राज्यों का निर्माण के बारे में चर्चा होने लगा। राज्यों के निर्माण के बारे में चर्चा होने लगा। और कुछ तो ऐसी रियासत थे जो कि भारत में मिलना ही नहीं चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। मतलब ना तो हम भारत में मिलेंगे, नहीं तो कोई और देश में मिलेंगे। तो इसके आधार पर बहुत से मतभेद चला, बहुत से आंदोलन चला। और जब आंदोलन चलते गया, इसी के तहत जब हमें आज़ादी मिला तो ज़्यादातर व्यक्तियों का सोच इस हिसाब से बनने लगा कि राज्य का तो निर्माण होगा, लेकिन राज्य का निर्माण किस प्रकार से होगा? तो राज्य का निर्माण उनकी भाषाओं के आधार पर होनी चाहिए। नागरिकताओं यानी नागरिक को कहना था जो जिस भाषा के व्यक्ति जहाँ ज़्यादा रहता है उसी के आधार पर होना चाहिए। लेकिन हमारे जो महापुरुष थे वो फिर सोचने लगे कि अगर अभी हम आज़ाद ही हुए हैं, अभी अपना संविधान बनाए हैं, और अभी से ही अगर जो भाषा के हिसाब से अलग अलग राज्य को बांट देते हैं तो वो आगे चल के
बहुत से प्रॉब्लम कर सकते हैं। अर्थात भाषा के हिसाब से वो कहेगा कि हम अलग रहेंगे, भारत में हम नहीं मिलना चाहेंगे। इसको लेकर बहुत सी समिति बने, बहुत से कमेटी बना कि किस प्रकार से इसको भारत का निर्माण किया जाए। तो उसी में एक आता है धर आयोग, और एक आता है JPV समिति या आयोग बोल सकते हैं। धर आयोग और JPV समिति, यह समिति को काम मिला कि यह समिति इसलिए बनाया गया कि राज्यों का गठन किया जाए। क्या किया जाए? राज्यों का गठन किया जाए। राज्यों का गठन किया जाए, इसके लिए धर आयोग के द्वारा दिसंबर 1948 ईस्वी में, कब? दिसंबर 1948 ईस्वी में। कब की चर्चा किया गया? दिसंबर 1948 ईस्वी में समिति ने अपना मत पेश किया। क्या पेश किया? या आयोग ने अपना मत पेश किया कि राज्यों का गठन जो होना चाहिए वह प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर होनी चाहिए? प्रशासनिक के आधार पर। हालांकि जैसे ही ये बात बोला गया, किसके आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक। प्रशासनिक के आधार पर मतलब एक क्षेत्र बना दिया जाए और वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से, यानी प्रशासन को जो अच्छा लगे उस हिसाब से अपना एक क्षेत्र बना दिया, उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन जैसे ही आयोग ने प्रस्ताव लाए, मतलब अपना मत लाए, इससे लोगों के बीच काफ़ी असंतोष हुआ। लोगों का सोच था कि समिति का गठन हुआ है, आंदोलन चल रहा था, आंदोलन को शांत करने के लिए आयोग बनाया गया। आयोग के आशा देख रहे हैं। आशा देखते देखते दिसंबर 1948 ईस्वी में इसने बताया कि राज्य का गठन करेंगे, लेकिन प्रशासनिक हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे? प्रशासनिक हिसाब से। लोगों का ज़्यादातर, जहाँ का जो भाषा ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति थे, उनका मत कुछ और थे, जिसके आगे हम देखेंगे। काफ़ी असंतोष हुआ। इसके बाद एक और समिति का गठन किया गया। वह समिति था JPV। जवाहरलाल नेहरू। पहला क्या बोला गया? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा वल्लभ भाई पटेल। यानी वल्लभ भाई पटेल, इसका नाम क्या? वल्लभ भाई पटेल। और एक था पितृ सीतारमैया। यानी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये समिति बनाई गई। 3 व्यक्ति का मुख्य रखा गया। मुख्य व्यक्ति यही तीनों था। इन्होंने भी अपना मत अप्रैल 1949 में पेश किया। ये अपना मत कब पेश किए? अप्रैल 1949 ईस्वी। अप्रैल 1949 ईस्वी में अपना मत पेश किया।
और इसने इस बात को औपचारिक रूप से वो स्वीकार किया कि राज्यों का गठन जो होना चाहिए वह भाषा के हिसाब से नहीं होना चाहिए। राज्यों का गठन जो होना चाहिए वह भाषा के हिसाब से नहीं होना चाहिए। भाषा के हिसाब से राज्य के गठन की मांग चल रही थी। ये आयोग आया, अपना मत रखे, और मत रखने के बाद बोला गया कि भाषा के हिसाब से आयोग, भाषा के हिसाब से राज्य का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि ये सोच रहे थे, दूरदर्शी को लेकर सोच रहे थे कि अगर जो हम भाषा के हिसाब से अगर जो बांट देते हैं तो आगे चल के वो भाषा वाली क्षेत्र, वह भाषा वाले क्षेत्र अलग भारत की मांग करना शुरू कर देगा, अलग क्षेत्र का निर्माण करना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे हमेशा मतभेद चलते रहेगा। दूसरी भाषा बोलने वाला अगर जो दूसरा क्षेत्र में जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, वहाँ पे बहुत उसको मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए दुर्दशा को देखते हुए इनका अनुसार, ये समिति के अनुसार बोला गया नहीं, भाषा के अनुसार राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन 1953 में, ध्यान से समझते हैं, 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषा यानी तेलुगु भाषी जो लोग थे वो आंध्र प्रदेश की मांग कर दिया। कौन सी भाषा? तेलुगु बोलने वाली जो व्यक्ति थे वो बोला गया हम अलग क्षेत्र रहेंगे, लेकिन तेलुगु भाषी व्यक्ति मतलब जो तेलुगु, और वो क्षेत्र क्या बोला गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की मांग कर दिया। किसका मांग किया गया? आंध्र प्रदेश की मांग किया गया। आंध्र प्रदेश की मांग किया। कौन सी भाषा बोलने वाला? तेलुगु भाषा बोलने वाला। अब तेलुगु भाषा बोलने वाला मांग कर दिया गया, जिसके कारण से आंदोलन शुरू कर दिया। वो सभी आंदोलन शुरू किया, और आंदोलन ऐसा शुरू किया कि वो भूख हड़ताल पर बैठ गया। भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहा। कहीं 56 की चर्चा किया गया, कहीं 58 की चर्चा किया गया है, तो जो यानी 56 ही ज़्यादातर देखा गया, 56 ही। तो 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहा। और वहाँ के कांग्रेस का एक नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुल्ला। पोट्टी श्री रामुल्लो। इन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे थे और 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। और जब भूख हड़ताल पर रहे, यहाँ के सरकार भी डटे हुए थे कि हम मान कैसे जाएं, हम तो दूरदर्शिता को लेते हुए चल रहे हैं कि आगे चल के फिर भारत ही विभाज्य ना हो जाए। लेकिन ये सब देखते हुए जब 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों को सामना करते हुए वो निधन कर गए। कौन निधन किए? पोट्टी श्री रामुल्ला, रमुल्ला या रमतुल्ला जो बोला जाए, इनका निधन हो गया। ये किस हिसाब से डटे हुए थे भूख हड़ताल पर? बोला गया हमको भाषा के हिसाब से बनना चाहिए। और जब भाषा के हिसाब से बनना चाहिए तो 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहा। और जब इस प्रकार की घटना हुआ तो फिर एक आयोग की गठन हुआ। जब उनकी निधन हो गया तो एक आयोग का गठन हुआ। आयोग का नाम था फजल आयोग। फिर आंदोलन को शांत किया गया,
जब भूख हड़ताल पर मृत्यु उनका हो जाता है, देहांत अगर जो हो जाता है, तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ का विद्रोह चलता होगा, किस प्रकार से लोगों ने सरकार का विद्रोह करते होंगे। तो फिर उसको शांत करने के लिए एक फजल आयोग लाया गया, इनका गठन किया गया और इन्होंने अपना मत 1955 में पेश किया। 1955 ईस्वी में अपना मत को पेश किया और इसके हिसाब से, इस आंदोलन को देखते हुए ये आयोग ने भाषा के हिसाब से राज्य की निर्माण का प्रस्ताव रखे कि राज्य का निर्माण होगा, भाषा के हिसाब से होगा। इस प्रकार से हमने देखे, एक धर आयोग आया, अपना मत उन्होंने दिसंबर 1948 में लाया, बोला गया प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। फिर जेपीवी समिति लाया गया और इन्होंने भाषा के हिसाब से एकदम बोला नहीं, भाषा के हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आंदोलन इतना उग्र हो चुका था कि 56 दिन तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद फिर एक और आयोग की गठन किया गया। आयोग का नाम है फजल आयोग। 1953 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में लाया गया और ये अपना मत रखे, अपना प्रस्ताव रखे कि भाषा के हिसाब से राज्य का निर्माण होगा। अब देखते हैं किस प्रकार से कौन कौन सी राज्य को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया और कहाँ कहाँ दिक्कत आया, उसके बारे में चर्चा भी हम सब करेंगे। मतलब कौन से राज्य थे जो अलग रहना चाहते थे, कौन सा क्षेत्र जो थे वह अलग रहना चाहते थे और कौन से क्षेत्र को किस प्रकार से भारत में मिलाया गया, उसकी चर्चा भी हम सब करेंगे। बाकी हर एक राज्य के बारे में कैसे निर्माण हुआ, वहाँ के क्या प्रक्रिया रहा होगा, फुल्ली डिटेल के लिए अलग अलग एक एक वीडियो बनाया जाएगा। केवल एक राज्य के लिए एक ही वीडियो। अभी सिर्फ हम वैसी चर्चा कर रहे हैं, वैसा मतलब बस शॉर्टकट में, यानी कम से कम समय में जो आगे बढ़ जाए उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। बोला गया 1956 ईस्वी के बाद ये राज्यों का निर्माण और संघ शासित प्रदेश बनना शुरू हुआ। 55 में जब आयोग आया, फजल आयोग लाया गया। 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों की पूर्ण गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विभेद उत्पन्न हुआ और राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुआ। क्या परिवर्तन की? बोला गया भाषा या संस्कृति की एकरूपता एवं अन्य कारणों से चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों की निर्माण का भी मांग उठने लगा। जब आंध्र प्रदेश बन गया भाषा के हिसाब से, तो और भी राज्य तो अब कहेगा कि हमको भी तो भाषा के हिसाब से बनाया जाए। और सबसे पहले मांग अब उठने लगा महाराष्ट्र और गुजरात। कौन सा? महाराष्ट्र और गुजरात।
महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 ईस्वी में द्विभाषी राज्य जो बम्बई थे, कौन थे? बम्बई। इनको 2 पार्ट में बांट दिया गया। बम्बई को 2 पार्ट में बांट दिया गया। कौन कौन पार्ट में बांटा गया? एक पार्ट को बोला गया महाराष्ट्र, यानी नीचे वाला जो इसमें भाग आता है महाराष्ट्र, और उसके ऊपर जो थे उसको गुजरात। जो गुजराती भाषा बोलने वाले थे उन्हें गुजरात, और जो मराठी भाषी बोलने वाला व्यक्ति थे उनको महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। कब निर्माण किया गया? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 ईस्वी को 1 मई 1960 ईस्वी को मराठी भाषी वाले को महाराष्ट्र और गुजराती भाषी जो व्यक्ति थे उसे गुजरात, जो गुजराती बोलने वाले थे उन्हें गुजरात। और इस प्रकार से 14वां नंबर पर महाराष्ट्र राज्य बना और 15वां नंबर पर गुजरात राज्य का निर्माण। कब अलग किया गया? तो 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को। अब अगला चर्चा करते हैं। ज़्यादा अभी डिटेल नहीं जा रहे हैं, और इस पर डिटेल एक एक वीडियो मतलब एक एक क्लास ही रखा जाएगा अलग अलग राज्य के लिए, ताकि और बढ़िया से डिटेल से समझ सके। लेकिन अभी चर्चा केवल हम पॉलिटिकल साइंस की चर्चा कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में यानी संविधान का निर्माण जो चल रहा है उसी को लेकर संघ में जो नाम चल रहा था उसको किस प्रकार से देखा जा रहा था उसी के लिए। अब फिर आता है दादर। अगला जो डिमांड आता है दादर या दादरा कहा जाता, दादरा एवं नागर हवेली। नागर हवेली, अब इसकी मांग उठना शुरू होगा। ये भी बोलने लगा, इसका भी मांग आना शुरू हो गया। ये 2 अगस्त 1954 ईस्वी में, 2 अगस्त 1954 ईस्वी इसका स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। पहले यहाँ पे किसका शासन था? तो पुर्तगालियों का। किसका शासन था? पुर्तगाल यानी पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का यहाँ पे शासन था। और जब पुर्तगालियों का शासन था 1961 ईस्वी तक यहाँ लोगों के द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन ही यहाँ का प्रशासन चलाता था। 10वें संविधान संशोधन 1961 में, कब की चर्चा कर रहा? 10वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी। 10वें संविधान संशोधन 1961 ईस्वी में इस संशोधन के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। किसमें परिवर्तन किया गया? संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। और बाद में 2020 में, यह भी की चर्चा कर रहे हैं, दादर नागर हवेली और दमन और दीप को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए इससे केंद्र शासित प्रदेश को दमन और दीप
को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया और दादर, नागर हवेली तथा दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश में विलय किया गया। और अधिनियम कौन से थे? तो अधिनियम 2019 के अधिनियम के तहत, 2019 के अधिनियम के तहत। अब फिर और देखते हैं, ये 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, लेकिन लास्ट में आके 2019 में संविधान संशोधन किया गया। उसी के तहत 2020 में आके इसे भारत के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब अगले जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है गोवा, दमन और दीव। इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्षेत्र कहाँ है नहीं है इसकी चर्चा मानचित्र में करेंगे, लेकिन कब? जब वो राज्य को स्पेशल तरीक़ा से बताएंगे कि ये राज्य किस प्रकार से विभाज्य हुआ था। अभी थोड़ा बहुत लेते हुए चल रहे हैं कि किस प्रकार से इसको अलग किया गया, उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, दिसंबर 1961 ईस्वी में, यानी 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन तीनों क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। किसका किसका चर्चा कर रहे हैं? गोवा, दमन और दीव। गोवा, दमन और दीव। कब चर्चा किया जा रहा है? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में। कब की चर्चा कर रहे हैं? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस को भेजकर कार्रवाई किया गया। पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इस क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया, भारत के अधीन कर लिया गया। और 12वां संविधान संशोधन 1962, 12वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। और बाद में 30 मई 1987 को 30 मई 1987 को गोवा को, किसको चर्चा कर रहे हैं? गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा मिला। गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया। इस तरह से दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर भी एक बार फिर 2020 में दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश को दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दादर नागर हवेली, दमन और दीव अधिनियम 2019 के द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अधिनियम किसके द्वारा? 2019 के द्वारा। अब अगले जो चर्चा कर रहे हैं
वह पुडुचेरी। अब जो चर्चा करेंगे पुडुचेरी या पोंडुचेरी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में समझते हैं। पुडुचेरी, पुडुचेरी क्षेत्र जो था वह फ्रांसीसी का द्वारा गठन किया गया था। यह स्थान फ्रांसीसियों के द्वारा गठन किया गया था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकल, भारत जो है इसे पुडुचेरी, कराईकल, माहेयनम, पुडुचेरी, कराईकेल, माहेयमन राज्य, यानी इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। 1 नवंबर 1954 में, 1 नवंबर 1954 में फ्रांस जो थे वो फ्रांस को यहाँ से भगाया गया। ये पहले किसके कब्जा में थे? तो फ्रांस के कब्जा में थे। फ्रांस को भगाया गया और भगाने के बाद कब भगाया गया पूर्ण रूप से? 1 नवंबर 1954 में। 1 नवंबर 1954, 1 नवंबर 1954 में लास्ट आते आते फ्रांस को अब यहाँ से भागना पड़ा और ये भारत का स्थान बना, भारत का एक राज्य बना। और इस तरह से 1962 तक इसका प्रशासन अधिकृत क्षेत्र की तरह चलते रहा, 62 तक चलते रहा। और 14वां संविधान संशोधन जब 1962 में हुआ, कब की बात बोल रहे हैं? 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, तो इस अधिनियम के द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके तहत पे 14वां संविधान संशोधन के तहत पे। अब अगला जो चर्चा करने जा रहे हैं वह नागालैंड के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? नागालैंड के बारे में देखते हैं। नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर में ट्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर किसको किसको मिलाया गया? नागा पहाड़ियों का क्षेत्र था, पहाड़ियों का क्षेत्र, असम के बाहर जो भी कुछ क्षेत्र थे, असम के कुछ क्षेत्र, और ट्वेनसांग क्षेत्र, ट्वेनसांग क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारी को संतुष्ट करने के लिए, जो नागा आंदोलनकारी थे उसको संतुष्ट करने के लिए नागालैंड को भारत के संघ के 16वां राज्य की दर्जा मिला। कौन सा राज्य? 16वां राज्य, 16वां राज्य की दर्जा मिला। किसको? नागालैंड को।
16वां राज्य की दर्जा मिला। इसके पूर्व 1961 में असम के राज्य में रखा गया था। 1961 में ये कब 16वां राज्य बना, लेकिन कब 1963 में आके 1963 में। और 1961 ईस्वी से ही असम का जो राज्यपाल बने, असम का राज्यपाल, उनके अंतर्गत इस क्षेत्र को रखा गया, नागालैंड को, उनके अंतर्गत इस क्षेत्र को रखा गया। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये तो हम देख लिए। नागालैंड, कौन कौन से क्षेत्र, नागा पहाड़ियाँ जो थी उसको मिला के, ट्वेन सांग क्षेत्र था उसको, असम का कुछ क्षेत्र था उसको, उस सबको मिला के किया गया। अब आगे देखते हैं। हरियाणा, हरियाणा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश। समझते हैं। 1966 ईस्वी में पंजाब राज्य को भारत संघ के 17वां राज्य हरियाणा, कब की चर्चा कर रहे हैं, 1966 में हरियाणा को कौन सी राज्य, 17वें राज्य, 17वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की गठन किया गया। इसको बनाया गया केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। इसके बाद सिखों के लिए, सिख के लिए सिंह गृह राज्य, सिंह गृह राज्य, जिसे पंजाब सूबा कहा जाता है, की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल के नेता, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अकाली दल, अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठा, के नेतृत्व में उठा। शाही आयोग 1966, शाही आयोग 1966 को सिफारिश पर पंजाबी क्षेत्र यानी पंजाबी भाषा बोलने वाले को पंजाब राज्य और हिंदी भाषा बोलने वाले को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया। हरियाणा राज्य की स्थापना हुआ। किस आयोग के तहत, ध्यान रखना होगा, शाह आयोग के तहत, शाह आयोग के तहत, शाह आयोग के तहत पंजाब को,
पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग, और हिंदी भाषा बोलने वाले को हरियाणा राज्य की स्थापना किया। इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के रूप में दिया गया, हिमाचल प्रदेश के रूप में दिया गया। और 1971 ईस्वी में संघ के 18वां राज्य का निर्माण किया। इधर हिमाचल प्रदेश कब? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में कौन सी राज्य? 18वां राज्य का निर्माण किया गया, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे की और भी क्लास अभी बचा हुआ इसमें, और भी राज्यों के बारे में हम देखेंगे, तो अगले क्लास में हम सब देखेंगे। थैंक यू।